हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR स्टडी पर स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए एक नया सीरीज़ लेके आए हैं जो कि किरण पब्लिकेशन का NCERT बेस्ड MCQ है। और इस सीरीज़ को हम लोग पूरा करेंगे और पूरा बुक को कवर करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और चलिए हम आज का पहला चैप्टर करते हैं जो कि इतिहास का है, क्लास 6 का। इसका पहला चैप्टर है क्या, कहाँ, कैसे और कब। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि, गारो पहाड़ियाँ शिकार करना और इकट्ठा करना, या मगध पहला विशाल साम्राज्य। नीचे दी गए का इसका सही विकल्प को चुनें। तो इसका आंसर है आपका सी, केवल 3। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या को देखते हैं। और लोग लाखों वर्षों से नर्मदा नदी के किनारे रहते रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ विशाल संग्रहकर्ता थे, यानी वे लोग जो अपना भोजन इकट्ठा करते थे। वे आसपास के जंगलों में पौधों के विशाल संसाधन के बारे में जानते थे और अपने भोजन के लिए जड़ें, फल और अन्य वन उत्पाद एकत्रित किया करते थे। वे जानवरों का भी शिकार किया करते थे। उत्तर भारत में गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जिन स्थानों पर चावल पहली बार उगाए गए थे वे विंध्य के उत्तर में है। मगध बिहार राज्य में स्थित है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। कई राज्य देश के अन्य हिस्सों में भी स्थापित किए गए थे, इसलिए इसका आंसर है सी। तो चलिए हम लोग दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ बने रहें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। दूसरा, शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। हमने देखा कि शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। इनमें से कईयों को तो कई 100 साल पहले उत्कीर्ण किया गया था। इन सभी शिलालेखों में लिपि और भाषाएं दोनों हैं। जिन भाषाओं और लिपियों का उपयोग किया गया था वे समय के साथ बदलते गए हैं। विद्वान जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से इन्हें समझते हैं उन्हें संकेत पठन के रूप में जाना जाता है। तो 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 क्या, कहाँ और कैसे में बस 2 क्वेश्चन हैं और आगे हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे। शिकार भोजन एकत्र करने से लेकर खाद्य उत्पादन तक। पुरापाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पेलियोलिथिक शब्द 2 ग्रीक शब्दों से आया है। पेलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर। दूसरा, पुरापाषाण काल का विस्तार 1200 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष तक है। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनें। इसका आंसर है केवल 1। पुरातत्वविदों ने प्रारंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा है। यह 2 ग्रीक शब्दों से बना है। पेलियो का अर्थ है पुराना और लिथोस का अर्थ है पत्थर। यह नाम पत्थर के औजारों की खोज के महत्व को दर्शाता है। पुरापाषाण काल 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक विस्तृत है। समय की इस दीर्घावधि को निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण में विभाजित किया गया है। समय की यह दीर्घावधि मानव इतिहास का 99% भाग है। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। दूसरा, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। तीसरा, इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार उपस्थित थे।
इसका आंसर है सी, केवल एक। जिस अवधि में हम पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं, लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के उन दिनों को मेसोलिथिक या मध्य प्रस्तर कहा जाता है। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार सामान्य रूप से छोटे और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथिक संभवतः आरी और हंसिया जैसे उपकरण बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर लगाए गए सूक्ष्म पत्थर थे। इस समय तक पुराने किस्म के औजार भी उपयोग में आते रहे हैं। तीसरा, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे घास के मैदान का विकास हुआ। दूसरा, लोग पशुपालन के बारे में सोचने लगे। इसका आंसर है सी, दोनों, एक और दो, दोनों। लगभग 12 साल पहले अपेक्षाकृत गर्मी बढ़ने जैसे परिवर्तन के साथ दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए। इससे कई क्षेत्रों में घास के मैदान का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप हिरण, मृग, बकरी, भेड़ और मवेशियों यानी घास पर जीवित रहने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, अब वे उनका पीछा करने लगे। वे अब इनके भोजन की आदतों और इनके प्रजनन के मौसमों के बारे में भी जानने लगे। इस बात की संभावना है कि इससे लोगों को इन जानवरों को चराने और उन्हें पालने को लेकर सोचने में मदद मिली होगी। इस काल में मछली पकड़ना भी महत्वपूर्ण हो गया। बुर्जहोम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोगों ने गड्ढे बनाकर घर बनाए। दूसरा, खाना पकाने के चूल्हे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, एक और दो, दोनों। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियां या घरों के निशान मिले हैं। उदाहरण के लिए बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर में लोगों ने गड्ढे वाले मकान बनाए जो जमीन में खोदे गए थे, जिसमें वे रहते थे। हो सकता है कि इसने ठंडे मौसम में उन्हें आश्रय प्रदान किया हो। पुरातत्वविदों को भी झोपड़ियां के अंदर और बाहर दोनों जगह खाना पकाने के चूल्हे मिले हैं, जो बताते हैं कि मौसम के आधार पर लोग घर के अंदर या बाहर खाना बना सकते थे। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, औजार पॉलिश किए गए थे। दूसरा, ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। इसका आंसर है सी, दोनों, एक और दो, दोनों। कई स्थानों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई औजार पहले से पुरापाषाण कालीन औजारों से भिन्न है और इसीलिए उन्हें नवपाषाण कालीन कहा जाता है। इन्हें ऐसे उपकरण शामिल हैं जिनमें ठीक से काटने के लिए धार दी गई थी और अनाज तथा अन्य पौधे के उत्पादन को पीसने के लिए ओखल और मूसल का उपयोग किया जाता था। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए हजारों साल बाद आज भी किया जाता है। साथ ही साथ पुरापाषाण प्रकार के उपकरण बनाए और इस्तेमाल किए जाते रहे और उल्लेखनीय है कि कुछ औजार हड्डी के भी बने थे। मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बोलन दर्रे के पास जो है एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। लोगों ने पहली बार जौ और गेहूं उगाना सीखा। तीसरा, वर्गाकार या आयताकार घर मिले हैं। चौथा, मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान पाए गए हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मेहरगढ़
स्थल बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, जो ईरान के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। मेहरगढ़ संभवतः उन स्थलों में से एक था जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीख लिया था और इस क्षेत्र में पहली बार भेड़ और बकरियां का पालन पोषण किया था। यह उन आरंभिक गांवों में से एक है जिसके बारे में हम जानते हैं। इस स्थल पर कई जानवरों की हड्डियां पाई गई है। हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां और भेड़ और बकरी की हड्डियां भी मिली है। मेहरगढ़ के अन्य स्थलों में वर्गाकार और आयताकार घरों के अवशेष भी शामिल हैं। प्रत्येक घर में 4 या 4 से अधिक कक्ष थे, जिनमें से कुछ का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता रहा होगा। जब लोग मर जाते थे तो उनके रिश्तेदार और दोस्त सामान्य रूप से उन्हें सम्मान अर्पित करते थे। लोग उनकी देखभाल करते थे। ऐसा संभवतः इस विश्वास के साथ किया जाता रहा होगा क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन किसी न किसी रूप में होता होगा। समाधान एक ऐसी व्यवस्था थी। मेहरगढ़ में कई समाधान स्थल पाए गए हैं। एक जगह तो मृत व्यक्ति को बकरियों के साथ दफनाया गया था, जो संभवतः दूसरी दुनिया में भोजन के रूप में अर्पित किए गए थे। उत्तर से दक्षिण तक नवपाषाण स्थलों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डिवा। इसका आंसर है ए 1 2 3 4। ये रही इसकी अवस्थिति। और अब इसका नया चैप्टर आरंभिक शहरों में शुरू होता है। हड़प्पा के शहरों की अनूठी विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नगरकोट पश्चिमी छोर पर थे। दूसरा, विशाल स्नानागार नगरकोट क्षेत्र में बनाया गया था। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प को चुनें। और इसका सही आंसर है सी 1 और 2 दोनों। हड़प्पा के कई शहर 2 या 2 से अधिक मार्गों में विभाजित थे। सामान्य रूप से पश्चिमी हिस्सा छोटा लेकिन उच्चतर था। पुरातत्वविदों ने इसे नगरकोट के रूप में वर्णित किया है। सामान्य रूप से पूर्वी भाग विशाल लेकिन नीचे था। इसे निचला शहर कहा जाता था। अधिकतर प्रत्येक भाग के चारों ओर पके हुए ईंट की दीवार बनाई गई थी। इन ईंटों को इतनी अच्छी तरह से पकाया गया था कि वे हजारों साल तक बने रहे। ईंटों को एक दूसरे के खांचों में अंडे हुए यान इंटरलॉकिंग पैटर्न में व्यवस्थित किया गया था और इससे दीवारें मजबूत हो गई थी। कुछ शहरों में विशेष इमारतों का निर्माण नगर कोट पर किया गया था। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही विशेष जलाशय, जिसे पुरातत्वविद महान स्नानागार कहते हैं, इस क्षेत्र में बनाया गया था। हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, घर सामान्य रूप से एक मंजिल होते थे। दूसरा, इनमें से अनेक शहर में ढकी हुई नालियां थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आंगन के चारों ओर बने कमरों के साथ बने मकान 1 या 2 मंजिला ऊंचे थे। अधिकतर घरों में एक अलग स्नान क्षेत्र था और कुछ में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं थे। इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थीं। अधिकतर घरों की नालियां गलियां या सड़कों के किनारे बनी उन छोटी छोटी नालियों से जुड़ी होती थी जो बड़े नालियों में जाकर मिलती थी। चूँकि नालियां ढकी हुई थी, इसीलिए उन्हें साफ रखने के लिए निश्चित दूरी पर देखभाल करने वाले छेद छोड़ दिए गए थे। घरों, नालियों और सड़कों की योजना
तथा निर्माण संभवतः साथ साथ किए गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे। दूसरा, हड़प्पा वासियों को तकली सुतली का पता नहीं था। इसका आंसर है केवल एक। कपास लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में उगाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में एक चांदी के कलश के ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं के साथ कपड़े के वास्तविक टुकड़े पाए गए थे। पुरातत्वविदों को तकली वाले सुतली भी मिले हैं, जो टेराकोटा यानी मृण मूर्तियां तथा मिट्टी एवं चीनी मिट्टी से बने हैं, जिन पर बेल बूटे गढ़े गए थे। इनका इस्तेमाल धागे को बुनने के लिए किया जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तांबा ईरान, टीन ओमान, सोना कर्नाटक। नीचे दिए गए कोट में सही विकल्प को चुनें। इसका सही आंसर है सी। हड़प्पा वासी संभवतः वर्तमान राजस्थान और यहाँ तक कि पश्चिम एशिया में ओमान से भी तांबा प्राप्त करते थे। टीन, जो कांस्य का उत्पादन करने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता था, उन्हें वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता रहा होगा। सोना आज के समय मौजूद कर्नाटक से और वर्तमान गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से कीमती पत्थर प्राप्त किए जाते रहे होंगे। हड़प्पा काल के दौरान की जाने वाली कृषि पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मिट्टी खोदने और बीज बोने के लिए एक नए औजार हल का उपयोग किया जाता था। दूसरा, हड़प्पा के लोग सिंचाई पद्धति से अवगत थे। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। मिट्टी खोदने और बीज बोने के लिए एक नए औजार हल का इस्तेमाल किया जाता था। असली हल, जो शायद लकड़ी से बने थे, अब बचे नहीं है। हालांकि खिलौने के रूप में इसका मॉडल मिला है। क्योंकि इस क्षेत्र में भारी वर्षा नहीं होती है, इसलिए सिंचाई के कुछ प्रकार का उपयोग यहाँ किया जाता रहा होगा। इसका मतलब है कि पौधे जब उगाए जाते रहे होंगे, तब खेतों में संग्रहित पानी की आपूर्ति की जाती रही होगी। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादीर बेयत पर स्थित था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, यह शहर 2 भागों में विभाजित था। दूसरा, यहाँ से हड़प्पा लिपि सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादीर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था। यहाँ जहाँ ताज़ा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। हड़प्पा के कुछ अन्य शहर जो 2 भागों में विभाजित किए गए थे, इन शहरों के ठीक विपरीत धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग बड़े बड़े पत्थर को से दीवारों से घिरे हुए थे, जिसमें दरवाजे के माध्यम से प्रवेश द्वार थे। इस बस्ती में एक विशाल खुला क्षेत्र भी था, जहां सार्वजनिक समारोह आयोजित किए जाते रहे होंगे। यहाँ मिलने वाली चीज़ों में हड़प्पा लिपि के वे बड़े बड़े अक्षर भी शामिल हैं, जो सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदे हुए थे। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, लोथल कच्छ के रण के करीब स्थित था। यह पत्थर, सीप और धातु से बनने वाले वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका आंसर है बी, केवल 2। लोथल शहर गुजरात में साबरमती नदी की एक सहायक नदी के किनारे स्थित था, जो खंबात की खाड़ी के करीब है। यह उन क्षेत्रों के पास स्थित था जहां अर्धकीमती पत्थर यानी मणि रत्न
आदि जैसे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध थे। यह पत्थर, सीप और धातु से बनने वाली वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस शहर में एक गोदाम भी था। इस गोदाम में अनेक मुहरे और मुद्रण पर मोहरों की छाप पाई गई है। इसके बाद है इसका नेक्स्ट चैप्टर, पुस्तक और समाधान हमें क्या बताते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।